कि आप कह रहे हैं अनिल बलूनी जो सबसे आगे चलता हुआ चेहरा। हालांकि अनिल बलूनी, अजय भट्ट के अलावा कुछ और नाम भी संजय श्रीवास्तव ने गिनवा दिए जिनमें महिला चेहरा भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अभी इनिशियल स्टेज पर जो जानकारी है वो सिर्फ एक चेहरे को शामिल करने की है, जिसमें सबसे आगे अनिल बलूनी का नाम है। संजय, नजर आप रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अब उस स्टेट की बारी है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प इन दिनों बना हुआ है। बिहार की मैं बात कर रही हूँ, जहां से चिराग पासवान भी आते हैं और जहां से नीतीश कुमार भी आते हैं। और कल जो तस्वीरें हमने देखी वो दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, जब सेंट्रल हॉल में समर्थन दिया जा रहा था मोदी सरकार को और नीतीश कुमार जो बोले हंसी हंसी में वो सारी काम की बातें भी बिहार के लिहाज से बोल गए। लेकिन बिहार से कौन कौन होगा जो आगे दिखाई दे रहा है, उसमें चिराग पासवान का नाम है, उसमें ललन सिंह का नाम है, संजय झा का नाम भी मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है, रामनाथ ठाकुर भी इसमें आते हैं, जीतन राम मांझी जो कि अपनी पार्टी के साथ पूरा समर्थन दे रहे हैं, दिलेश्वर कामत का नाम इनमें आता है, कौशलेंद्र कुमार हैं, गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय का नाम है, रविशंकर प्रसाद, जनार्दन सिग्रीवाल का नाम और राजीव प्रताप रूढ़ी का भी नाम सामने आ रहा है। और मुझे लगता है बिहार ही वो ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चेहरे, सबसे ज्यादा नाम इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। शक्ति, बिहार वो स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं। सवाल ये, इनिशियल स्टेज में जैसे अभी उत्तराखंड से संजय ने बताया कि अभी शुरुआत में सिर्फ एक चेहरा होगा जिसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, यहाँ बिहार से अपडेट क्या है और सबसे ज्यादा रेस में आगे कौन है और क्यों? देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके ध्यान को रखते हुए और खास करके 2025 जो अगला साल है वहाँ 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है। इन दोनों चीज को मद्देनजर जो है इस बार जो मोदी कैबिनेट में जो जगह मिलेगी नेताओं को, इस दोनों बातों का ध्यान रखा जाएगा कि बिहार में अगले साल जो है विधानसभा के चुनाव भी है। इसके मद्देनजर तमाम पार्टियां जो है अपने अपने जो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं जेडीयू की, क्योंकि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू फिर से जो है बड़ी साबित हुई है, बढ़त बना के जिस तरह से आई है, उसके बाद जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू जो है इसको इस बार जो है कैबिनेट में 3 से 4 सीटें मिल सकती है। और सबसे जो पहला नाम अगर हम बात करें तो जेडीयू की तरफ से संजय झा का नाम हम दे सकते हैं। संजय झा जो है अभी राज्यसभा से सांसद है, बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में जहाँ पर की जेडीयू की मजबूत पकड़ भी है वहां से वो आते हैं। और साथ ही साथ संजय झा के लेकर ये भी कहा जाता है कि वो जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच में जो सेतु का काम भी करते हैं, तो उनका नाम सबसे ऊपर अभी फिलहाल जेडीयू में लिस्ट में चल रहा है। दूसरा नाम अगर हम बात करें तो ललन सिंह का नाम चल रहा है। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार की ये भी बेहद करीबी हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात करें तो अगर ईबीसी समाज की बात करें तो उसका सुनील कुमार है, उनका नाम भी सबसे जो लिस्ट में नाम आगे चल रहा है, क्योंकि वो चंपारण जो क्षेत्र है खास करके ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ से वाल्मीकि नगर से वो उन्होंने जेडीयू की तरफ से वो दूसरी बार जीत के जो लोकसभा पहुंच रहे हैं, तो उनको भी सबको जीत दी जा सकती है। साथ ही साथ रामनाथ ठाकुर, जो कि आपको बताएं कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर वही कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न दिया गया था और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनका नाम जो है जेडीयू के लिस्ट में सबसे आगे इन 4 नामों में से चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से जो है सबसे जो नाम ऊपर की लिस्ट की अगर बात करें तो नित्यानंद राय, जो कि अभी जो पिछली सरकार थी उसमें गृह राज्य मंत्री थे और यादव समाज से आते हैं। सबसे अहम है कि यादव समाज जिस तरह से 14% वोट बैंक कहा जाता है कि बिहार में यादवों का है, तो उसको साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। और नित्यानंद राय जो है वो अमित शाह के भी बेहद करीबी बताए जाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद बात करें हम तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो तीसरी बार जो है संसद पहुंच रहे हैं। और सबसे अहम यह है कि राजपूत समाज से आते हैं। जिस तरह से राजपूत समाज की नाराजगी देखने को मिली, आरा की हम बात करें, औरंगाबाद की बात करें या फिर काराकट में जिस तरह से राजपूत समाज ने जो है बीजेपी को वोट नहीं अच्छा दिया। शक्ति, क्या थोड़ा टफ नहीं है बिहार में ये चुनना कि किसको शुरुआती तौर पर जगह मिले? हालांकि बाद में रिशफल होती हैं चीजें, लेकिन शुरुआत में टफ नहीं रहेगा? बीजेपी के पास अपने भी बड़े चेहरे हैं, फिर जेडीयू जहां से सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं बिहार से,
उन्हें भी जगह देनी है और वो सही जगह होनी चाहिए। इसको लेकर भी संतुष्टि घटक दलों की करनी है। साथ ही साथ चिराग पासवान हुए, जीतन रामांझी हुए, इन्हें भी विभाग देने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से चेहरे हैं और कितने की संख्या अभी टोटल मिला के, क्योंकि अभी तो बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में, लेकिन शुरुआत में कितने चेहरे होंगे जिन्हें जगह दी जाएगी? बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में जो किन को चेहरे जगह मिलेगी, ये बड़ा टफ होते जा रहा है, क्योंकि बिहार न सिर्फ चुनाव परिणाम बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को भी देखते हुए जो मंत्री पद दिए जाएंगे, जातीय और क्षेत्रीय तमाम चीजों को इसमें साधने की कोशिश की जाएगी। अगर बीजेपी के अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है, क्योंकि उनके 5 में से 5 जो उनका स्ट्राइक रेट है 100% है और 5 सीट उन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो उनका भी जो है मंत्री बनना तय है और जो है नई कैबिनेट में जो है उन्हें एक अच्छा बड़ा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो जीतन राम मांझी की दलित चेहरे हैं, गया से पहली बार लोकसभा में जा रहे हैं और गठबंधन में है, तो उनको भी नाम जो है वो तय है कि उन्हें भी जो है मोदी कैबिनेट में जो है मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ एक नाम और है जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की। हालांकि वो काराकाट से चुनाव हार गए हैं, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में जो है उन्हें भी जगह मिल सकता है, क्योंकि कुशवाहा समाज में जिस तरह से एक मैसेज गया कि पवन सिंह को लेकर जिस तरह से पवन सिंह पहले बीजेपी ने उन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले ही पार्टी से निकाला, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कुशवाहा को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंदर खाने चर्चा रही कि बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को फंडिंग किया जा रहा था, तमाम चीजें जो है सामने आई थी। उसके मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और बिहार में कुशवाहा वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में है और इसके मद्देनजर उन्हें भी जो है कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से कई नाम हैं। जो है इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल बड़ा होगा, क्योंकि जो पुराने चेहरे के साथ साथ कई नेता ऐसे भी हैं जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं। गिरिराज सिंह की बात करें, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व को लेकर मुखर बयानबाजी देते रहते हैं, उन्हें भी इन्होंने किया जा सकता है। साथ ही साथ बात करें हम, तो एक चेहरा और है गोपाल जी ठाकुर। टफ होगा चेहरों पर शुरुआत में डिसीजन लेना और चुनिंदा चेहरों को चुनना और फिर उसके साथ सरकार को आगे बढ़ाना, लेकिन इसे ही सधी हुई राजनीति कहते हैं, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। शक्ति नजरा बनाए रखेगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए जिस राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र। यहाँ भी कुछ नामों को लेकर लगातार चर्चा है और इन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि इनिशियल स्टेज में इन नामों में से ही कुछ नाम चुने जा सकते हैं मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए, जिनमें पहला नाम पीयूष गोयल का सामने आता है। चूंकि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों के बीच गए चुनाव प्रचार किया वो भी हमने देखा। नितिन गडकरी ऐसा नाम जो कि काम के लिए जाने जाते हैं, नारायण राणे का नाम भी इसमें है, श्रीरंग बारने इसमें आते हैं, प्रताप राव जाधव का नाम और प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आता है। और यहाँ भी वही इक्वेशंस नजर आते हैं। इक्वेशंस इस बात को लेकर प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश। जो अभी मैं बिहार में जिक्र कर रही थी शक्ति से कि अलग अलग पार्टियों को साथ लेकर चलना है, वही समीकरण तो महाराष्ट्र में भी है। बीजेपी के पास अपने भी बड़े चेहरे हैं और यहाँ सबको साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो शिंदे गुट की शिवसेना हो या फिर अजीत पवार की एनसीपी हो, साथ में लेकर चलना होगा। विभाग भी देने होंगे, जिम्मेदारी भी देनी होगी और इनिशियल स्टेज में देनी होगी, क्योंकि साथ लेकर चलना है। जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो इस बार अगर महाराष्ट्र की जो परफॉर्मेंस है बीजेपी के द्वारा और अगर महायुति के द्वारा अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कम दिखाई दी है। महाविकास आघाड़ी ने 28 से 29 सीट यहाँ पर लिया है, लेकिन बीजेपी को इस बार सिर्फ 9 सीट मिले हैं, शिवसेना को 7 मिले हैं और अजीत पवार गुट को 1 सीट मिली हुई है। जिसके बाद यहाँ पर ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि पीयूष गोयल को मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले भी कैबिनेट में शामिल थे, भाजपा की तरफ से मंत्री थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी है जो नागपुर से सांसद आते हैं, वो उनको मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि उनका काम जिस तरीके से था, जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी उनके पास, उस तरीके से अगर वो काम हुआ है पूरे अगर भारत की बात किया जाए तो काम हुआ है उनकी तरफ से भी, तो शायद ऐसे अटकल लगाए जा रही कि उन्हें भी दिया सकता है। नारायण राणे की बात करते हैं तो नारायण राणे को भी
जो मिनिस्ट्री है वो दिया जा सकता है। पहले भी उनको एमएसएमई में उनको मिनिस्ट्री थी, पहले भी मोदी सरकार में वो थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रफुल्ल पटेल का नाम आ रहा है, क्योंकि अगर अजीत पवार गुट भी इस पूरे गठबंधन में शामिल है तो प्रफुल्ल पटेल को भी यहाँ एक मिनिस्ट्री दिया जा सकता है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार गुट से सिर्फ एक ही सांसद यहाँ से चुनकर आए हैं, वो है सुनील तटकरे। लेकिन अगर प्रफुल्ल पटेल जो राज्यसभा में उन्होंने नामांकन भरा था, उन्हें जो है एक सरकार में जगह दिया जा सकता है। और शिवसेना से अगर बात किया जाए तो और 2 मंत्रियों को भी वहां से मंत्री पद दिया जा सकता है। फिलहाल में ये शुरुआती स्टेज है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो बड़े नाम उभर के आ रहे हैं वो है पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल। इस तरीके से जो नाम उभर के आ रहे हैं। शिवसेना से अगर बात की जाए तो एक बड़े नेता जो कल्याण से आते हैं, श्रीकांत शिंदे, उन्हें भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी अगर देखा जाए तो 3 ये हैट्रिक होगी कल्याण के लोकसभा क्षेत्र में, जिन्होंने वो इस बार जीते हैं और भारी मात्रा के वोट से इस बार वो जीते हैं। तो उन्हें भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है तो सभी दलों को एक साथ लेके यहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास इतने सीट नहीं है कि वो अकेले एक बहुमत में आके एक सरकार बना सके। इसलिए ये जो पहला एक जो स्टेज है, पहला एक जो कैबिनेट फॉर्म होने वाला है, उसमें सभी के एक या दो नेताओं को, सभी दल के 1 या 2 नेताओं को जगह दी जा सकती है, जिसमें बड़े नाम पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल उभर के आ रहे हैं। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा प्रथमेश। साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा इन शॉर्ट, क्योंकि 9 जून को लेकर चर्चा है कि शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण होना है, यानी कि कल ही होना है। क्या किसी को फोन गया है, ऐसी कोई अंदर की खबर? जी, फिलहाल जो अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी सब जो कैबिनेट जो पहले थे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जितने भी सांसद थे वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी वहाँ मौजूद रहेंगे और प्रफुल्ल पटेल भी वहाँ मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ ही अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो भी वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। वो शपथ ग्रहण की अगर बात किया जाए तो एक भव्य तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है जो वो एक बनाने जा रहे हैं। उसके बाद ही अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी किस तरीके से नाम जो है वो अभी तक उभर के सामने नहीं आया, इसलिए इससे कहना मुश्किल होगा। ठीक है प्रथमेश, नजर आप बनाए रखेगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। अलग अलग राज्यों से कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में, क्योंकि 9 जून यानी कि कल शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण की तैयारी है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये मालूम हो जाएगा कि इस बार यानी कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, और कौन कौन से चेहरे जिन्हें शुरुआती तौर पर मोदी सरकार में शामिल किया जाएगा कैबिनेट में। आगे भी जानकारी आप तक